हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट रिवीजन सीरीज में स्वागत है आपका। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर आपको अच्छे से रिवीजन करा सकूं विद ऑल इंपॉर्टेंट डेटा। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1। यहां की शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लाजे। अंग्रेज यहां पे आते हैं 1757 में। एक फाइट लड़ी जाती है, उसको बोलते हैं, वो बैटल थी बैटल ऑफ प्लाजे, जिसकी अगुवाई कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। 23 जून 1757 डेट ध्यान रखना। और फाइनली हमें आजादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। बेसिक पर्पस क्या था अंग्रेजों का? एक कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश करना। कॉलोनियल रूल क्या होता है? जहां पे एक वेल्दी कंट्री कमजोर कंट्री के ऊपर इकोनॉमिकली पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है और उसका फायदा सिर्फ अपने कंट्री को देती है। तो ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया, ब्रिटेन के फायदे के लिए हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज किया अपने वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। अलग अलग टाइप की इकोनॉमी है। कॉलोनियल रूल मैंने बता दिया। बैकवर्ड इकोनॉमी, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होता है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री के लोगों का बहुत कम होता है। डेवलपिंग इकोनॉमी जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पे धीरे धीरे काम हो रहा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। आजादी के बाद से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन तक बिल्कुल स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ था। दिस इज कॉल्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी, जापान जैसी इकोनॉमी, चाइना जैसी इकोनॉमी आज वाइब्रेंट इकोनॉमी, जहां पे फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने हमारी कंट्री को बहुत अलग अलग तरीके से बांटा और बांट के कब्जा करने की कोशिश की, लड़ाई करवाई, जो आज भी सरकारें करवा रही हैं। सेमी फेडरल इकोनॉमी, जहां पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और जो टेनेंट्स हैं यानी जो किसान हैं और जो जमींदार, उनके बीच में एक बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप को डेवलप किया गया, वो भी अपने फायदे के लिए। अगला है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं थे, हमारे पास हर एक चीज भरपूर मात्रा में थी, फूड क्रॉप वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। इंडिया वाज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर क्रॉप हमारे पास भरपूर था। हमें किसी दूसरी कंट्री से ये सब चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ज्यादातर लोग, अराउंड 85% लोग जो है वो खेती बाड़ी कर रहे थे, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना, वो वेल पॉपुलर था। इवन हमारे जो प्रीशियस स्टोन्स है, हाथों की जो कारीगरी है ना, सिल्क साड़ी वगैरह है, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे। अच्छा खासा एक्सपोर्ट इनकम भी आती थी। बंगाल में ध्यान रखना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली गई। और बंगाल में कपड़ा जो बहुत फेमस है, मसलिन, कॉटन फैब्रिक, प्लेन वीव इज टाइप ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इज ओरिजिन इन बंगाल। अब वो लेकिन बांग्लादेश में चला गया। आपको पता है, पहले पाकिस्तान में गया, फिर बांग्लादेश में चला गया। स्पेशल इन द प्लेसेस ऑफ अराउंड ढाका, द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड मलमल। फॉरेन ट्रैवलर यूज्ड टू रेफर टू इट एज अ मलमल शाही और मलमल खास। ये ध्यान रखना, मलमल शाही, मलमल खास। और फाइनेस्ट वेराइटी जो है मसलिन का, वो क्या है? मलमल। ध्यान रखना, मलमल। अच्छा, अब अगला है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी मिलने से पहले का जो दौर था, जो ईव था, उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको किस तरीके से अंग्रेजों ने बर्बाद किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करने का एक ही रीजन था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। यहाँ पे थी गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी कंट्री को कब्जा कर रही थी। यहाँ पे थे फार्मर, यहाँ से जमींदार। इन लोगों से बोला गया फार्मर से जितना ज्यादा काम कराना हो कराओ, और हमें बस अपना टाइम पे लगान टैक्सेस पे करते रहो, और हम फार्मर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया गया, दिन रात काम कराया जाता और अनाज का थोड़ा सा हिस्सा बस उनको दिया जाता था। सरकार भी यही काम कर रही थी, सरकार जमींदारों को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो उनको टाइम पे लगान दे रहे थे। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया। फूड क्रॉप बोला मत उगाओ, अब आप ना कैश क्रॉप उगाओ, कॉटन, जूट, है ना, ये सारी चीजें उगाओ, सिल्क, इंडिगो, इनको उगाओ, ना कि फूड क्रॉप। ये उगाओगे हम आपको अच्छा खासा कैश देंगे। फोर्स किया जाता लोगों को कि भी कैश क्रॉप उगाओ। प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम था, जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी, और किसी ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए। लाइक कोई मोटर नहीं लगवाई, कोई ट्रैक्टर का सिस्टम नहीं था, कोई मैकेनिक्स नहीं थे, सारा नेचुरल तरीके से होता। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। पार्टीशन हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा? ज्यादातर एरिया जो कि हमारा बहुत हाई फर्टाइल और इरिगेटेड लैंड था, जमीनी एरिया जहां पे फसल अच्छी होती थी, वो पाकिस्तान में चला गया। और ऑलमोस्ट होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में सारा का सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया यहां चला गया। जूट जो होती है, रस्सी वगैरह जिससे बनती है, वो सारा का बोरी बनती है, वो सारा का सारा एरिया यहाँ चला गया। बाद वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, फिर बांग्लादेश के अंदर चला गया। तो कुल मिला के हमारा फर्टाइल लैंड और जूट इंडस्ट्री में हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, अंग्रेजों ने उसको कैसे तबाह किया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक पॉलिसी बनाई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, की इंडिया से
कोई भी फिनिश गुड्स बाहर जाएगा उस पर हैवी टैक्स, और बाहर से कोई भी फिनिश गुड्स यहाँ पे आएगा उस पर नो टैक्स, क्योंकि हमारा फिनिश गुड्स वो अंग्रेजों के लिए सस्ता करना चाहते थे और इस महंगा करना चाहते थे कि अंग्रेजों से ना खरीदे। तो हमने कोई फिनिश गुड्स बनाया, बाहर बेचेंगे, सरकार के हैवी टैक्स लगाएंगे ताकि बाहर वाला आपका सामान खरीदना। हमारा पूरी कमर तोड़ के रख दी, हमारे इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब हमारी कारखाना नहीं बचा तो हम लोग मजबूर हो गए फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने के लिए। तो हम लोग बाहर से उनका जो सामान बन के हमारे यहाँ से रॉ लेके जाते थे नो टैक्स में, और फिनिश गुड्स लेके आते थे नो टैक्स में, ताकि उनका फिनिश गुड्स हमें सस्ता मिले और हम देसी चीजों को अवॉइड करके उनकी चीजों को खरीदे और उनको इनकम मिले। एडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ? बेरोजगारी हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गए हमारे कंट्री में और हम लोग फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने लगा। हमारे यहाँ मशीन्स की फैक्ट्री बहुत कम थी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और सरकार जो है वो रोडवे, रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रही थी। सरकार बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के मूड में नहीं थी। इन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड भी पूरी तरीके से खराब कर दिया। हमें बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उससे बहुत डॉलर हमारे पास आ रहा था और हम उन्हीं का सामान इंपोर्ट कर रहे थे। हमारे पास सरप्लस था उस टाइम पे, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस था, आज नहीं है। लेकिन इस सरप्लस को भी इन्होंने अपने वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर में कॉलोनियलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए, बाहर से इनविजिबल आइटम को मंगाने के लिए खर्च किया। हमारा सामान बेच के अपने देश में अपने बेनिफिट के लिए लगाया, उस पैसे को हमारे देश में उपयोग नहीं करा। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यू टू स्विस कनाल। ध्यान रखना, स्विस कनाल जो है इजिप्ट की सरकार ने बनवाया 1859 से 1869, 10 साल में बनकर ये पूरा हुआ, खत्म हुआ 1869 में बनके पूरा हुआ। रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये जोड़ता है। स्विस कनाल प्रोवाइड डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट लोकेटेड इन द साउथ एशिया। इसकी वजह से जो इंडिया से पहले जो माल जाता था लंदन तक, वो मुंबई से बहुत दूर लगता था। ये रूट यहाँ पे कनाल बनने से ये रूट बहुत छोटा हो गया। इंडिया से दबादब माल लेके जाने लगे अपनी कंट्री में, अपने कंट्री से फिनिश गुड्स इंडिया में लाके बेचने लगे। हमारी कंट्री का मेजर फॉरेन ट्रेड जो है वो ब्रिटेन के पास था, मोनोपोली कंट्रोल था। बाकी हम लोग श्रीलंका, ईरान और चाइना ईरान का पूरा नाम पर्शिया था और श्रीलंका का था सिलोन, उनको बेच रहे थे। और इस एक्सपोर्ट सरप्लस को वर्ल्ड वॉर 2 में इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट करने में और कॉलोनियल स्टाफ को पेमेंट करने में किया। डेमोग्राफिक कंडीशन, इंडिया 1921 में सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर एंटर हो गया। सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? जहां पे बर्थ रेट जो है वो बढ़ता है और डेथ रेट कम हो जाती है। इससे पहले फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन सा होता है? बर्थ रेट बढ़ता है, डेथ रेट बढ़ता है। अब बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो गई, जिसकी वजह से 1921 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, हमेशा बढ़ती चलेगी। उससे पहले तो बढ़ती घटती होती थी। जनगणना पहली बार कब लाया गया? 1881 में, जो हर 10-10 साल के अंदर डेटा कैलकुलेट किया जाता है। पहला ऑफिशियल सेंसस आया था 1881 में, डेटा 10 साल का लिया जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन, हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक कंडीशन है उसको ये पॉइंट शो करते हैं। हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था, 48 लोग पैदा होते थे हर 1000 की पॉपुलेशन में और 40 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती थी। लिटरेसी रेट बहुत कम था, फीमेल लिटरेसी रेट 7% था और पढ़े लिखे लोग मेल में सिर्फ 16% थे, मतलब ओवरऑल 16% था और फीमेल का 7%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, आमतौर पे जीवन सिर्फ 32 साल का हुआ करता था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट वो बच्चे होते हैं जो 1 साल से छोटे होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे 1000 पैदा होते थे, 218 बच्चे मर जाते थे विदिन 1 ईयर। टीकाकरण अच्छा नहीं था, मदर को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती, बच्चों को अच्छा इम्यूनाइजेशन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती थी। अगला है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग जो है वो किस किस एरिया में काम कर रहे हैं, कितने लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी में लगभग 72% लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, सेकेंडरी में 10.1 और टर्शियरी में 7.2। ये शो करता है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। मेजर पॉपुलेशन यानी कि 75% पॉपुलेशन अराउंड प्राइमरी सेक्टर के अंदर खेतीबाड़ी करती थी। अनबैलेंस ग्रोथ, यानी अगर आप देखोगे ना अनबैलेंस ग्रोथ है, अलग अलग सेक्टर में जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस है, तीनों में बराबर का होना चाहिए। रीजनल वेरिएशन, कुछ ऐसे स्टेट से धीरे धीरे इन्होंने जैसे एग्रीकल्चर से धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ, बट उड़ीसा जैसे स्टेट्स ने बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया, वो एग्रीकल्चर पे ही जो है वो टिके रह गए। दिस इज कॉल्ड रीजनल वेरिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, अंग्रेजों ने सब कुछ बुरा किया, लेकिन बुरा करते करते वो अनजाने में ही कुछ अच्छा कर गए। हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजें उन्होंने हमको दी, रोडवेज, रेलवेज और कम्युनिकेशन यानी कि टेलीग्राफ। ठीक है, तो रेलवे ध्यान रखना इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1850 में पहली ट्रेन चली मुंबई से थाना, है ना, कब? 1853, 16 अप्रैल 1853 ये मुंबई से थाने तक ट्रेन चली थी। कम्युनिकेशन में इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ बनाया। पोस्ट आम जनता के लिए था, चिट्ठी वगैरह, और टेलीग्राफ था सरकारी ऑफिशियल्स के लिए, ताकि ऑफिशियल
से हम लोग कनेक्ट कर सके। ये दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो अंग्रेजों ने यहाँ पे डेवलप किया। इंपैक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे आने से बहुत फायदा हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर जो था वो खत्म हो गया, सामान और इंसान दूर दूर तक आराम से जा सकते थे, और इन्होंने मार्केट को भी एक्सपैंड किया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा इस रेलवे के थ्रू। इन्होंने बनाया किसी तरह जगह जगह से सामान लेके अपनी कंट्री में लेकर जाएंगे और वहां से सामान लाके फिनिश गुड्स बना के यहाँ बेचेंगे, तो वहां के लोगों को ही रोजगार देना चाहते थे। कुल मिला के हमारे कंट्री की सारी बेरोजगारी इन्होंने क्रिएट करी। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ब्रिटिश इतना सब कुछ खराब करने के बाद भी उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी हो गए, मार पीट के अनाज उगाया गया बट लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम हमको अच्छा मिल गया रेलवे के थ्रू। मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ लोग शिफ्ट होने लगे क्योंकि उन्होंने बोला कि कैश क्रॉप होगा, पैसे देंगे, आप पैसे ही खर्च करना। रेलवे के थ्रू भुखमरी को मिटाया जाता था, किसी स्टेट में अच्छी खेतीबाड़ी नहीं हुई तो ये रेलवे के थ्रू वहां पे अनाज भेज दिया करते थे, और हमें बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया अंग्रेजों का, यानी कि जिससे हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको मिल गया और हमारे देश के लोग बैठ के अच्छे से हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाने वाले थे, तो बना बनाया सेटअप जो है वो हमको मिल गया। दीज आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो आई होप मैंने कोशिश करी फटाफट क्विकली एक बार दिमाग में रिकैप करा दूं। दिस इज नॉट फॉर डिटेल रिवीजन, ये सिर्फ है जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से वो जल्दी से एक बार सारा चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर ले ताकि दिमाग में कुछ भूल ना जाए, सब कुछ दिमाग में रिटेन रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नए चैप्टर के साथ।